के हिसाब से देखा जाता है कि वो कितनी दे सकता है अमाउंट बच्चे का। इसलिए कुछ बच्चे स्कूल पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो वो उस हिसाब से फीस तो ये फिर आगे तक जो लॉ है अभी तक जो हमारे मुल्क का है, उसमें आपको लगता है कुछ और चीज़ें ऐड होनी चाहिए या सही है? लोगों को पता नहीं है, सिर्फ इस वजह से ये मसला आता है। लोगों को अगर चीज़ों का पता होना और वकील अपने जो उसका सही किया हो उसने, तो यकीन करें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मसला भी सॉल्व होगा तकरीबन। अभी क्या सोशल मीडिया पे सर्च करें या कोई वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं या सोर्सेज हैं जहाँ से हम पढ़ सकते पाकिस्तान हैं? अपनी कमजोरी को देखते हैं, उसमें हमने क्या कमजोरी करी थी जो अब हम ये कमजोरी अपनी दूर करें और अपनी गलती सुधारें, ज़रा दूसरी बार हमारे को ये चीज़ ना देखनी पड़े और हमारा मसला हल हो जाए। बहुत से वकील बनते हैं, वो वकालत करते हैं और बेचारे बाद में वो बोलते हैं कि यार हमारे पास तो आने का भी खर्चा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज के एपिसोड में हमने बुलाया है एक वकील को और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि लोग इतना लॉ से डरते क्यों हैं और लॉ के ऊपर लोगों का भरोसा क्यों नहीं है। और वो आज हमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह आप जो है लॉ को यूज़ करके अपने हक़ की बातें, अपने हक़ के बारे में लड़ सकते हैं और क्यों लोगों का भरोसा उतर गया है लॉ से। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं उनके जर्नी के बारे में भी, और ये भी पता करते हैं कि लॉ हमारी किस तरह हेल्प कर सकता है और हम और क्या मिसकंसेप्शंस हैं लॉ के बारे में, वकील के बारे में और पुलिस के बारे में हमारी आम लोगों के नज़रिए में। और कुछ सवाल भी हैं हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई आप बड़ी ठीक हैं नावेद मुश्किल भाई? से आपने टाइम दिया दानिश भाई, बस थोड़ा सा बहुत ही बिजी। मसरूफ़ वकील लग रहे हैं आप। नहीं, बिजी शेड्यूल होता है, आपको पता है, केसेस देखना फिर उसकी स्टडी करना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और फिर न्यू केसेस पे भी वर्किंग करनी होती है, सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट कराया। चले यार, वेट कराया, लेकिन शुक्र आप आ तो गए। बस आपने बुलाया तो लाजमी था, आना था, आपको मना तो नहीं कर सकते थे। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा दानिश भाई, वो बहुत सारे हमने सवाल जमा करे हैं रिलेटेड टू लॉ, कुछ चीज़ें हैं तो आपसे पूछनी है, लेकिन पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताएं हमारी ऑडियंस के लिए कि आप क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मैं असल में मेरा लॉ स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था कि मेरा खुद कोर्ट से पहले वास्ता पड़ा अपने घर के हवाले से। अच्छा। तो उसमें मैंने वकीलों को पहचाना कि वकील किस तरीके से काम करते हैं। हाँ, तो मेरा जो है ना वास्ता असल में ऐसा पड़ा कि मेरे घर का खुद का मसला हुआ था, तो वो उसके थ्रू जो है मुझे कोर्ट जाना हुआ। मैंने वकीलों को समझा और मैंने देखा है कि वकील किस तरीके से मेहनत करते हैं और काम करते हैं। और जब मैंने ये नोटिस किया कि यार वकालत बहुत एक अच्छा पेशा है अगर हम इसको तरीके से यूज़ करें और ना हम गलत उस पर जाएं और इसको तरीके से लोगों की हेल्प करें, लोगों का काम करें, तो ये एक अच्छा पेशा है लोगों की मदद करने के लिए। तो इस तरीके से फिर मेरा माइंड बना, मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया और वकालत अपनी स्टार्ट करी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं प्रॉपर हाई कोर्ट का वकील हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह केस लड़ रहा हूँ। सिविल पे मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि मैं सिविल केसेस देखता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से या कोई किसी की पेमेंट वगैरह फंसी हुई होती है, तो ये ज़्यादा मैं देखता हूँ। वैसे क्रिमिनल भी होते हैं मेरे पास केसेस, मैं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मेरा जो ध्यान होता है वो सिविल केसेस पे होता है। अच्छा, तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो ज़्यादातर सिविल साइड पे है? जी, मेरी ज़्यादातर फैसिलिटी जो है वो सिविल साइड पे, और मेरा टारगेट भी इस प्रॉपर्टी केसेस पे ही होता है कि प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो केसेस आते हैं जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या अमाउंट किसी की रिकवरी होती है कुछ, या 489 वगैरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो भी देखता हूँ, लेकिन मेन जो वो होती है वो सिविल केस में मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। ठीक ठीक। अच्छा यार, वैसे तो आम लोग जो है वो ज़्यादातर पुलिस और ये वकील के चक्कर में बहुत ही मतलब परेशान रहते हैं कि यार उनके चक्कर में ना पड़े, डरते बहुत हैं। तो काफ़ी तरफा तो ऐसा होता है कि यार वो जो उनका खुद का हक होता है या कोई चीज़ होती है वो फिर वो मिलता ही नहीं उनको, क्योंकि वो बोलते हैं यार पुलिस और अगर वकील के चक्कर में रह गए तो फिर और ही मसला हो जाएगा। असल में देखिए, लोगों को ये नहीं पता कि पुलिस का क्या काम है और वकील का क्या काम है। लोग जो काम वकील का है वो काम करा ले होते हैं पुलिस वालों से,
और फिर वो पुलिस वालों से जब बिल्कुल खाली हो जाते हैं फिर वो जाते हैं वकील के पास। असल में लोग यहाँ आके फंसते हैं कि वकील जो कर रहा होता है वो पुलिस वाला कर रहा होता है। लोग जाते हैं पुलिस वाले के पास गए अपना काम कराने, अब उनकी अगर पेमेंट फंसी हुई है या किसी का चेक बाउंस हो गया वो उसकी कंप्लेन लेके जाते हैं, वो उसकी एफआईआर कटाते हैं, तो वो बोलते हैं पुलिस वाले कोई जो है ना बात करते हैं कि कोई वकील कर ले। अब लाजिम है पुलिस वाला अगर कोई वकील करेगा तो वो अपनी सेटिंग रख के वकील करता है, कोई भी इतना वो नहीं है कि अपने पैसे नहीं रखे। अब वो पुलिस वाला जब अपने पैसे रख के जब वकील कर रहा होगा तो लाजिम तो इसी टाइप का कोई वकील कर रहा होगा जो उसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होगा। आप वो काम कराए ना जिसका जो काम है उससे वो काम ले। आपका पुलिस का काम सिर्फ एफआईआर काटने तक का है। आपने एप्लीकेशन सबमिट करा दी अपनी प्रॉब्लम की, एफआईआर नहीं कट रही है, आप वकील के पास चले जाएं। आप वकील के पास चले जाएंगे, आपका थाने में 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आपका सारा काम हो जाएगा। तो मतलब ये जो आम आदमी है वो कैसे देखे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, वकील के पास पहले जाना चाहिए या मतलब उसके जहन में भी तो वो एजुकेट नहीं है ना, मतलब कि क्या करूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक दुकान है, सही है ना, उधर चोरी हो गई या कोई जो है ना वो उसकी दुकान पे कोई कब्ज़ा कर रहा है और वो बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारे कागजात नकली हैं वगैरह वगैरह, तो फिर वो क्या करे। देखें, अब जैसे उसके दुकान पे कब्जा होता है, सबसे पहले उसको 15 पे कॉल करनी है। ठीक है, उसकी 15 पे एंट्री होना लाजमी होती है कि 15 पे इतला करके अपनी प्रॉब्लम बताए। सेकंड, 15 पे इतला करने के बाद वो थाने जाए और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिटर्न में वो एप्लीकेशन थाने में सबमिट कराए। और ये थाने का काम है क्या, वो आपकी एप्लीकेशन लेगा, मना नहीं कर सकता थाने वाले कोई भी। आप अपनी थाने में एप्लीकेशन जमा कराएं, उनसे रिसीविंग लें, बाकायदा फ़ोटो स्टेट की एप्लीकेशन पे रिसीविंग लें, वो रिसीविंग आप अपने पास रखें। उसके बाद अगर आपका काम थाने वाले नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको पैसे नहीं देने, आपको पुलिस फिर वकील के पास आना है, क्योंकि फिर वो कोर्ट के थ्रू काम होगा। आपकी अगर थाने वाले एप्लीकेशन पे एफआईआर कार्ड भी दे देना तो सेकंड स्टेप कोर्ट होता है। कोर्ट आने के बाद फिर आपको वकील करना। आपको जब वकील करने की तो आप एफआईआर नहीं कट रही है आपकी, आप पुलिस वालों को पैसे देने के बजाय आप वकील से रब्ता करें, वो प्रॉपर अपना कानूनी तौर पे जो एफआईआर है और उसके बाद का मैटर है वो वकील के थ्रू करें। ज़रा आपका मसला हल हो और आपके पैसे फजूल ज़ाया नहीं हो। सही सही। अच्छा, ये आपने बोला कि वो आप सिविल भी देखते हैं और थोड़ी क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंट का एक लॉयर अलग होता है किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर है, अब उसकी स्पेशलिटी डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट होती है, लेकिन उसको बुखार का भी पता तो होता है कि वो बुखार है तो कौन सी दवा देनी है। ऐसी वकील का है, एक स्पेशलिटी होती है कि उसको जो चीज़ पसंद है वो उसको साइड पे ज़्यादा जा रहा होता है। वैसे मेरी जो है वो सिविल है, मैं सिविल साइड पे ज़्यादा जा रहा होता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे क्रिमिनल का भी पता है, टैक्स से रिलेटेड मैटर होते हैं वो भी मैं देखता हूँ। तो काम तो मैं सारे करता हूँ, लेकिन जो स्पेशलिटी है मेरी वो सिविल केस की है। अच्छा, तो सिविल वाले जो केसेस हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब कौन से केसेस सिविल में आते हैं? देखिए, सिविल में एक तो फैमिली केसेस भी आते हैं, डिवोर्स वगैरह के। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी केसेस सिविल होते हैं, या किसी की कोई अमाउंट फंसी हुई होती है वो भी जो है रिकवरी भी सिविल केसेस में आती है। अगर कोई क्रिमिनल उस पर काम नहीं हुआ हुआ हो, तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हुआ हो, तो वो भी सिविल केसेस में आता है। तो ये तरह से लड़ाई झगड़ा ही हुआ ना, मतलब नहीं, रिकवरी जब भी तो केस हो रहा है ना। एक किसी का अमाउंट फंस गया, एक बंदा नहीं दे रहा, अब वो जाएगा सिंपल कोर्ट में केस कर दे और उसके ऊपर रिकवरी का अपना केस दायर कर दे कि मेरा इतना अमाउंट बनता है। मतलब झगड़ा ना हो, किसी ने मारा नहीं हो। तो अगर झगड़ा हो जाएगा तो वो फिर क्रिमिनल उस पर आ जाता है, वो एक अलग मैटर चला जाता है। उसकी एप्लीकेशन थाने में जाती है, थाने के थ्रू फिर वो कोर्ट में आता है, कोर्ट से फिर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। सही सही। अच्छा, और आपके मतलब लॉयर के अलावा आप और क्या चीज़ें मतलब करते हैं, मतलब सिर्फ लॉयर ही आपने परस्यू किया है या दूसरे काम भी करते हैं आप? वैसे तो हम लोग सेल्स प्रॉपर्टी का भी काम करते थे, लेकिन फ़िलहाल जो है कराची में प्रॉपर्टी का काम है नहीं, तो फ़िलहाल तो वकालत पे ही पूरा ध्यान है। ज़्यादातर शौक़ भी आपको वकालत का ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने जो शौक़ है उसी पे ही काम कर रहे हैं। वकालत पेशा भी शौक़, एक तो बंदे को पेशा होता है और एक दूसरा के उसको वो पेशा पसंद भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ये है कि मुझे अपने वकालत पेशा पसंद भी है और मैं वही पेशे पे काम कर रहा हूँ, तो एक अलग मुझे अपना मज़ा आता है काम करने में। अच्छा, कुछ जो है ना क्वेश्चंस हैं हमारे पास उसके सिविल के रिलेटेड ही, प्रॉपर्टी के रिलेटेड। जी, अगर आप उसका थोड़ा सा मुख्तसर सी गाइडलाइन दे दें तो काफ़ी लोग मतलब पूछते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपको गिफ्ट करनी है किसी को, तो उसके लिए क्या लॉ होता है? सर देखें, गिफ्ट करने के लिए ये चीज़ें लाजमी देखनी होती हैं कि शरई हमारा हिस्सा क्या बन रहा है।
अब एक बच्चे को किसी के 3 बेटे हैं, कि बच्चा ना भी हो, मतलब आप चाह रहे हैं भाई किसी को गिफ्ट करना है, मेरे अम्मी अब्बू को गिफ्ट करना है, या मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा है मैं उसको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए गिफ्टेड प्रॉपर्टी होती है जो गिफ्टेड ट्रांसफ़र होती है गवर्नमेंट से प्रॉपर, आप वो गिफ्टेड ट्रांसफ़र करा दें उसके नाम हो जाएगी वो। तो मतलब उसका मतलब वो तो नाम हो गई ना नॉर्मली, मतलब ये मैं ऐसे अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि भाई मरने के बाद ये इसको यूज़ कर सकता है या नहीं, वो क्लेम हो सकती है, आप कर तो सकते हैं, कर सकते हैं, आप विल बना सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपनी विल, लेकिन अगर उसमें किसी के साथ ज्यादती हो रही होगी तो वो विल में उसको क्लेम करे, शरीयत ऊपर होगी, शरीयत ऊपर होती है हमेशा हमारी। अच्छा। क्योंकि हमारा शरई कानून ये कहता है कि कोई आप किसी को अपने हिस्से से काट नहीं सकते, उसका हिस्सा खत्म नहीं कर सकते, उसको आपको देना ही है हिस्सा। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में दे दिया तो बस फिर वो उसका हो गया, उसके नाम आपने ट्रांसफर करा दिया तो एक अलग मैटर है, लेकिन वो भी क्लेम हो जाता है। अच्छा। लेकिन फिर भी आपने अगर ट्रांसफ़र करा दिया तो एक वो अलग चीज़ आ जाती है कि आपने गिफ्ट कर दिया, आपकी चीज़ थी, आपकी मर्ज़ी थी, तो आपने गिफ्ट कर दी उसको। लेकिन वैसे जो है वो कोई विल अगर आपने बनाई है तो शरई तौर पे अगर बनाई है तो उसको आपके बाद भी वो एक्सेप्टेबल होगी और कोर्ट भी उसके मुताबिक जो है वो हिस्सा देने का पाबंद होगा। लेकिन अगर आपने शरई तौर पे नहीं बनाई है तो वो विल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कल को अगर कोई क्लेम करता है तो वो क्लेम उसका एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी हिसाब से फैसला किया जाएगा जो शरई वो होगा। अच्छा, ज़्यादातर कॉमन क्या केसेस आ रहे हैं वैसे पाकिस्तान में? सर आजकल अगर आप देखें तो कॉमन केसेस जो है ना वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिकवरी के हैं। लोगों के पैसे लोग खा गए हैं, कुछ बिजनेस में लगाए, लोगों ने पैसे खा लिए, ये केसेस आजकल बहुत है। चेक बाउंस और रिकवरी पैसों की। असल में लोग जो है ना ये नहीं सोचते कि अगर एक कंपनी को, मेरे ख्याल से अगर आपको बेहतर लगे अपने क्लाइंट्स लोगों को बताना है, फॉलोअर्स को, तो मैं बताऊँ कि पैसे लगाने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि एक बंदा जब मैं 1 लाख रुपए में 1000 या 800 रुपये आपको दे रहा है तो एक बंदा कैसे आपको 4-5 हज़ार रुपये महीना दे सकता है 1 लाख पे? वो लाजमी आता कहीं ना कहीं जाके डिफ़ॉल्ट करना है उसको, आपको शुरू में दे देगा, कहीं ना कहीं जाके वो डिफ़ॉल्ट करेगा। तो ऐसे लालच ना करें कि आप अभी लालच करते हैं, कल को आपको लॉस हो उसमें, फिर आपके जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिले भी हैं वो भी आपकी रिकवरी उसको कोर्ट मैटर में चले जाएँ और वो आपके सारे ज़ाया हो जाए। इसलिए कि इंसान लालच करता है तो फंसता है रिकवरी के केस। ऐसा मैक्सिमम यही होता है। वो अलग बात है किसी को उधार दिया आपने ज़रूरत के दे दो और वो फिर वो नहीं दे रहा, तो एक वो अलग मैटर आ जाता है उसकी। अच्छा, वो भी उस पर भी आप लॉ का पे जा सकते हैं? बिल्कुल, आप उसको भी, लेकिन अगर देखें मेरा तो ये बोलूँगा कि अगर आप किसी को उधार भी दे रहे हैं ना तो उसको कानूनी तौर पे दें, लिखत पढ़त करके दें। जो भी आपकी बात हो रही है, चाहे आपके पास उस टाइम स्टाम्प पेपर भी नहीं है तो एक कागज़ पे लिख लें, खाली पेपर पे। ये तो हमारी सुन्नत नबी भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कॉल है कि कोई भी काम करें तो उसको रिटर्न में ले लें। तो आप उसको रिटर्न में ले लेंगे, कल को आपको क्लेम करने में भी आसानी होगी, आपके पास एक सबूत होगा कि भाई मैंने ये पैसे दिए थे और ये रिटर्न है हमारे पास। अच्छा, तो कोई आपका कोई केस याद है, कोई इंटरेस्टिंग, कोई शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हमारा एक केस चल रहा है बहरिया टाउन बेस्ट होम के नाम से। एक बिल्डर थे उबैदुल्लाह सज्जाद। अच्छा। वो उन्होंने 1500 लोगों की तकरीबन बुकिंग की है और वो लेके जो है पैसे लेके भाग गए। अच्छा। तो हो गया कई 200 करोड़ रुपए, तो तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। तो इस तरीके के लोग, अब वो लाजिम आता है। अभी एक बिल्डर जो है वहाँ बैठ के 6000 रुपये में बुकिंग कर रहा है और एक नॉर्मल जो काम कर रहे हैं बहरिया टाउन में वो 8-9 हज़ार में बुकिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भागना होता है और वही उसने किया कि वो भागा ही, एंड में भागा है। वो लोगों के पैसे खा के भागा है, सब किया। खैर हमने उस पर केस किया हुआ है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारी चीज़ रिकवर हो जाएगी, सबके पैसे रिकवर हो जाएंगे। चलें इंशाल्लाह। देखो, कोई केस ऐसा हो जो आपने पहले लड़ा हो और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया हो और मतलब चला गया हो आपका पास केस, अच्छा आपको लगा हो यार बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ये, कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में गुजरा है कोई? अभी केस आया था हमारे पास जो है ना वो बच्चों से रिलेटेड। तो उसमें जो है वालदा ने, छोटे बच्चे थे, वालदा के पास जाने चाहिए थे, लेकिन वालदा जो है वो कंडीशन वाइज सही नहीं थी। कुछ थे मामला तो उनके जो डिवोर्स हुई थी इस वजह से उनके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने केस जो है उसको, बच्चों को जो है फिर पेरेंट्स को दिलवाया, जबकि के वालिद को दिलवाया, जबकि वो बनते वालदा के पास जाने चाहिए था। लेकिन हमने जब चीज़ें उसको देखी और उसको कोर्ट में साबित किया कि बच्चों की जो अच्छी परवरिश है वो वालिद ही कर सकते हैं, वालदा नहीं कर सकती। अच्छा, तो वो तो एक पर्टिकुलर केस था, वरना वैसे क्या लॉ है
वालदा को मिलते हैं बच्चे? बच्चे जो है 7 से 8 साल तक जो है वो वालदा के पास रहना चाहिए, अच्छा। और उसके बाद जो है वालिद के साथ के पास ये आते जब हैं। सेपरेशन होती है तो अक्सर देखा गया है कि वो जिस पेरेंट के पास बच्चे होते हैं फिर वो जो है ना वो दूसरे पेरेंट को मिलने नहीं देते। असल में लोग ये करते हैं कि बच्चों का ख़र्चा नहीं उठाते, पेरेंट्स ज़्यादातर वालिद जो है वो ख़र्चा नहीं उठाते। अब अगर आप ख़र्चा उठा रहे हो, आप बच्चे को टाइम भी दो, हफ्ते 15 दिन महीने में मिलो उससे, कम से कम नहीं, वो लेकिन जैसे काफ़ी फादर्स कहते हैं कि यार वैसे तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अम्मी के पास चले जाते हैं, लेकिन फादर्स ज़्यादातर कहते हैं कि यार फिर हमसे मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में बुलाया जाता है, फिर कोर्ट में जाके मिलो, उसके भी पैसे दो, ऐसा कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल। कोर्ट में असल में होता है यही कि हमारी तरफ से जो हमारा जो लॉ है ना, वो औरत को बड़ी फैसिलिटी देता है। अच्छा। तो जब हम मिलने की एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें बच्चे से मिलना है, तो वो बाकायदा जो लेडीज़ आती है बच्चे को लेके, उसका आने जाने का खर्चा भी हमें देना होता है। तो वो क्या कोर्ट में ही मिल सकता है बच्चा, बाहर नहीं मिल जी, सकता? वो कंडीशन पे होता है। अच्छा। अब कोई ये कंडीशन ऐसी है कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो कोर्ट जो है वो अपने सामने मिलवाती है। अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, फैमिली में डिवोर्स हो गई है लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो अलाउ करते हैं, बाहर भी मिल लेते हैं। कोई जगह कोर्ट फाइनल कर देता है कि यहाँ पर आप मिल लें, और वो डे फीस हो जाता है, वो हर महीने के उस डे पे जाके वो उनसे वहाँ पर मिल लेते हैं टाइमिंग वगैरह पे। अच्छा। और ये जो सारे जो फादर्स अगर जो भी हैं खर्चा देने का जो होता है वो कोर्ट मॉनिटर करता है क्या? जी बिल्कुल, कोर्ट में ही पैसे जमा होते हैं। अच्छा। कोर्ट में ही पैसे जमा होते हैं, और वो कोर्ट के थ्रू ही वालदा को तो मिलते वो हैं बच्चे डिसाइड खर्चे। कौन करता है कि कितने वो भी पैसे? कोर्ट डिसाइड करता है। अच्छा। कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट में डिमांड तो ज़्यादा की होती है, लेकिन वो आदमी की सैलरी के हिसाब से देखा जाता है कि वो कितनी दे सकता है अमाउंट बच्चे का। इसलिए कुछ बच्चे स्कूल पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो वो उस हिसाब से फीस। तो ये फिर आगे तक रहता है बस जब तक वो हैं, ये मतलब या क्या जब होता तक है? 18 साल तक तो होता है ये ना, अच्छा। बालिग होने तक उनके जब तक होता है। लेकिन ये ज़्यादातर तो पेरेंट्स जब उठा रहे होते हैं तो फिर वो टोटली उठाते हैं, लेकिन 18 साल तक नहीं, तो वो होता है। खुशी से तो अपना दे, सही है, वो तो बिल्कुल देंगे। खुशी वो तो है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि 8-9 साल बाद फिर वो अप्लाई कर देते हैं कस्टडी के लिए। लेकिन मसला ये करते हैं कि पेरेंट्स में ना, फादर की हमेशा ये गलती होती है, वो बच्चे से लाताल्लुक हो जाता है। अच्छा। वो पैसे तो दे रहे होते हैं लेकिन बच्चे से मिल नहीं रहे होते। आपके पैसों से ज़्यादा बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है। आप उसको अगर हफ्ते में 15 दिन में मिल रहे हो ना, तो उसको ये पता है कि मेरा बाप है। अगर जब आप मिल ही नहीं रहे और एक से आपकी डिवोर्स हुई, तो लाजमी है आप उसकी नज़र में अच्छे थोड़ी हो। जो डिवोर्स हुई है आपकी, अच्छे नहीं हो जब भी तो डिवोर्स हुई है। अब वो बच्चे को तो यही बोलेगी ना आपके फादर अच्छे नहीं थे, लेकिन जबकि आप उसका खर्चा भी उठा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका यही उसको पता चल रहा है कि आप अच्छे नहीं थे। तो इसलिए आपको चाहिए कि बच्चे से मिलें, जो इतना टाइम डिसाइड करें, हफ्ते 15 दिन का जो भी टाइम मिलता है आपको, उस हिसाब से मिलें बच्चे से बराबर तरह। आपको पता हो बच्चे को पता हो कि मेरा बाप कौन है, वो आपको समझता हो, आपको पहचानता हो। तो 8 साल 9 साल बाद जाके आप जब उसकी वो अप्लाई करेंगे कि कस्टडी आपको मिल जाए, तो वो मिल भी सकती है, क्योंकि बच्चा आपको जानता होगा, आपके पास जाना चाहेगा वो। जब आप उससे मिलेंगे नहीं 8-9 साल बाद, तो लाज़िम है बच्चा माँ के पास ही जाएगा, आपके पास थोड़ी जाएगा फिर। सही सही। अच्छा, वो शुरू में मैंने आपसे बात करी थी कि यार ज़्यादातर आम लोग जो हैं वो डरते बहुत हैं वकीलों से, या मतलब लॉ से ही डरते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होता कि यार लॉ से हमें फ़ायदा भी होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, या ऐसा है या ऐसा नहीं है? असल में मसला ये होता है कि लोग जो है ना, वकील जब कर रहे होते हैं वकालत के, जब उनको कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है कोर्ट से मैटर, तो वकील जो है ना, हमेशा वो करना चाहिए जो आपके पहुंच में हो। आपके पहुंच से मेरा मतलब करीब में हो, आप जानते हो उसको, आप रात में भी कॉल्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो दिन में भी कॉल्स कर सकते हो। अब आप या तो वकील कर लेते हैं वो जो बिल्कुल ही बहुत हाई फाई वकील होता है, जिसको आप कॉल ही नहीं कर सकते टाइमिंग के बाद, वो भी आपके लिए बेकार है। अच्छा। और दूसरा, आप या तो फिर उसको कॉल कर ले, तो जो बिल्कुल 1 लाख काम वो 1 लाख रुपए का है, वो उसको 20,000 रुपये में कर रहा है। तो लाजिम है वो कि अगर 20,000 रुपये में कर रहा है, तो वो एक ना एक उसको काम आता नहीं है, जब भी वो कर रहा है 20,000 रुपये में। अब वो लाजिम है आपको उसको काम नहीं आता, वो जो थोड़ा बहुत काम करेगा आपका छोड़ देगा, आपको नुकसान होगा। आप प्रॉपर वकील करें जो आपके पहुंच में हो, आपके जानने पहचान में हो, आप किसी से पूछ के मशवरा करके वकील करें। हम गाड़ी लेते हैं तो 10 लोगों से मशवरा करते हैं, तो वकील करने के लिए भी तो 10 लोगों से मशवरा करके कोई जानने वाला वकील करें जो आपकी पहुंच में हो। आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। और हर चीज़ का हल जो है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता,
कोर्ट के थ्रू मसला हल सॉल्व होना होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा तो वो मसला आपका सालों अटका रहेगा, आप सिर्फ लड़ाई झगड़े के ऊपर अटके रहेंगे कि वो भारी होगा या आप भारी आएंगे उसके ऊपर। उसमें से कुछ और केस ना निकल आए वही कि वो मार कि के। आप या तो आप उसको मार लेंगे या वो आपको मार देगा, ये नहीं है हल। अगर आपके साथ कोई लॉस हुआ है या आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप उसको प्रॉपर कानूनी तरीके से हल करें। कोर्ट सुनता है आपको जज सुनेगा, आप कोर्ट जाएंगे। आप वकील नहीं कर सकते, आप वकील ना करें, आप डायरेक्ट अपनी केस फाइल करें, खुद केस को अपने देखें। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर पढ़े लिखे तो आप अपने केस को खुद देख सकते हैं। आप जज के पास जाएं, आपको जज सुनता है। ऐसा नहीं है कि जज आपको नहीं सुनता। ये अब लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि जज नहीं सुनेगा। मिसकॉन्सेप्शंस क्या क्या है, मतलब इस तरह के बहुत सारे होंगे। असल में लोग जाते नहीं हैं और फिर जो है ना दूसरे लोग जो है ना वो उनका मामला ही अलग होता है, वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब आप कम से कम जब जाएंगे ना आपको पता चलेगा जज सुनते हैं, बाकायदा काम होता है। एक हमें सुनने आता दीवाना केस है, दीवाने केस 10 साल चल गए, कोई नहीं चलते 10 साल। दीवाने केस असल में गलती यहाँ होती है दीवाने केस में, ये जो दीवाने केस कहते हैं ये प्रॉपर्टी केस होते हैं जिसको लोग कहते हैं 8-8 10-10 साल चल जाते हैं, ये नहीं चलते। आपने जो वकील किया होता है वो गलत होता है। वो कैसे 8-10 साल चलने दे रहा है? प्रॉपर क्यों नहीं चल रहा वो केस? हर डेट पे उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर आगे नहीं बढ़ रहा है और एक जगह पे वो केस रुका हुआ है तो इससे मतलब आपका वकील ख़राब है। आप अपना वकील चेंज करें, आगे चलेगा। आपके केस प्रॉपर्टी का हो या कोई भी केस हो, वो 1-1.5 साल मैक्सिमम चलना चाहिए। इसके अंदर अंदर हल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आपका वकील ख़राब है, आप वकील चेंज करें अपना। अच्छा, ये जो कोई भी मसला हो तो क्या फ़ौरन केस कर लेना चाहिए, वकील का चले जाना चाहिए, या पहले कुछ स्टेप्स होते हैं कि वो पहले फॉलो करें फिर वकील की तरफ जाएं? देखें, अगर आपको पता चली है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कोई प्रॉब्लम आई है तो कम से कम आप मशवरा करें वकील से। आप केस नहीं करें लेकिन कम से कम मशवरा करें। ज़रा आप वो काम करें जो कानून के दायरे में रहते हो, कोई ऐसा काम नहीं करें जो कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम में आ जाए। ठीक। अच्छा, तो ये जो सिविल केसेस होते हैं इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा है कि मतलब किस तरह उसको हैंडल करें? जैसे आपने एक तो बताया कि भाई वकील को एक तो जज करेंगे, यार वकील ऐसा हो जो आपके अप्रोच कर सकें आराम से उसको। उसके अलावा और क्या एडवाइस है आपके लिए? वकील ऐसा करना चाहिए जो आपके जानने पहचानने में हो, किसी तरीके से लिंक में हो आपसे, बस वो आपका काम जो है ना। और दूसरी ये बात कि आपका वकील ईमानदार हो। वो किस पता चलेगा? ये आपको बात करने से पता चलेगा, आपके केस से पता चलेगा। मैंने आपको बताया ना, अगर आपके केस वहीं के वहीं रुका हुआ है और उस पर नया स्टेप हायर हियरिंग पे नहीं हो रहा है तो लाजमी आपके वकील गलत है। आपके हर केस में कोर्ट सुनता है, हर केस में नया ऑर्डर होता है। अगर नोटिस सिंपल है ना कि नोटिस पे अदर पार्टी नहीं आई है तो उस पर भी नोटिस हो, उस पर भी ऑर्डर होता है, बेलिफ भेजा जाता है, 2 विटनेसेस सबमिट होते हैं, उसमें भी ऑर्डर होता है। ये नहीं कि नोटिस पे नोटिस हो रहा होता है, बार बार आप आए, आपने नोटिस करा, वो नहीं आया, फिर आपको ऑर्डर हो गया। ऐसा नहीं हो रहा था। आपका वकील कुछ नहीं कर रहा होता उस पर। वो आपका वकील जब बात करेगा तो वो उससे आगे वो चलेगा केस। एक बार आएगा कि वो डी बार हो जाएगा, डी बार होकर आपकी तरफ वन साइड जो है फैसला सुना दिया जाएगा। डी बार क्या मतलब? डी बार ये होता है कि एक जैसे डिफेंडेड साइड है वो नहीं आ रही है, हर चीज़ आ ही नहीं रही है, अखबार में दे दिया, कोर्ट में चले गए, आपने नोटिस दे दिए, बेलिफ चला गया, 2 विटनेसेस सबमिट करा दिए, उसने जो उसके दीवार पे नोटिस चिपका दिया, 2 विटनेस भी थे जिस टाइम चिपकाया, पिक्चर ले ली उसने, सब ले ली। उसके बाद भी क्लाइंट नहीं आ रहा, बेलिफ डिफेंडेड साइड नहीं आ रही तो डिवार हो जाता है, वन साइड क्लोज हो जाती है, अदर साइड वो ओपन हो सकती है अदर साइड जब वो आ जाए। लेकिन अगर नहीं आता, ये एक बात हो रही है ना आने पे, वो साइड क्लोज हो जाती है, आपका केस वन साइड चलने पे उसका ऑर्डर हो जाता है, आगे कंटिन्यू हो जाता है। कभी भी केस नहीं रुकता, आपका वकील केस रोकता है, आपका वकील डिले कर रहा होता है। आप अपने वकील को प्रॉपर बात करें, प्रॉपर पेमेंट की जो बात हुई है उसको वो दे, ज़रा आपका केस टाइम पे हल हो। अच्छा दानिश भाई, ये बताएं कि कभी कोई ऐसा केस आया है आपके पास जो आपने लिया हो, बोले यार फंस गए ये तो नहीं हो रहा, ऐसा कभी हुआ है कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये होता है कि हमने केस लिया कोई क्रिमिनल, हमें पता चला है कि यार उसने उस टाइम तो हमें बोला कि ये मैंने नहीं किया, और बाद में तो वो आप जज करते हैं पहले खुद भी कि यार ये जिस समय केस लड़ रहा हूँ मतलब वो सही भी बोल रहा है कि नहीं, वो कैसे करते हैं? बिल्कुल, हम उससे तफसील लेते हैं, पूछते हैं उससे, और उससे बोलते हैं कि भाई हमें तो सच बताओ, लाजिम आता है, हमें तो देखना होता है।
तो वो जब हमें बताता है और हमें पता चल जाता है कि इसने वाकई में ये ज़्यादती की है, तो फिर हमें वो केस रिटर्न देना होता है। हम तो मैक्सिमम यही करते हैं कि अपना केस रिटर्न चले जाते हैं वहाँ से, उसकी जो बात हुई होती है या जो अमाउंट आया हुआ होता है हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो मतलब वो पहले जब आपके पास कोई केस लेने आता है तो आप पहले बात करते हैं उससे अपने ऑफिस नहीं, में? असल में होता है ऐसा ही कि ये क्रिमिनल केसेस पे मैटर होता है मैक्सिमम। अब बंदा अरेस्ट हो गया, उसके पेरेंट्स ने या उसके किसी जानने वाले ने हमसे कांटेक्ट किया, अब हमने तो वो केस ले लिया, हमें उस टाइम ना उसके जानने वाले को पता था कि वाकई में इसने किया है नहीं किया। अब जब हमने केस ले लिया और हम उसके वकालतनामा लगाने के लिए उस बंदे से मिले जो जेल कस्टडी हुआ या थाने में बंद है, और हमें उस टाइम उसका पता चला कि वाकई में उसने वो काम किया है, तो फिर हम जो है वो फंस जाते हैं। और फिर हम तो फर्स्ट यही करते हैं कि हम वो केस रिटर्न कर देते हैं और उनसे माजरत कर लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये लीगल जो लॉ है अभी तक जो हमारे मुल्क का है, उसमें आपको लगता है कुछ और चीज़ें ऐड होनी चाहिए या सही है? हमारा जो लॉ है ना वो कंप्लीट है, कंप्लीट है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन इंटीमेशन तो होती रहती है, वक्त के साथ नया नया कानून आ सकता आता रहता है, जैसे अब सोशल मीडिया का आया है। अच्छा। तो ये वक्त के साथ चेंजिंग तो होती रहती है, लेकिन कंप्लीट है। हम अगर लॉ को फॉलो करें ना, हमारे पास हर चीज़ का हल है। हम लॉ को इम्प्लीमेंटेशन का मसला है आई थिंक। लोगों को पता नहीं है, सिर्फ इस वजह से ये मसला आता है। लोगों को अगर चीज़ों का पता हो ना, और वकील अपने जो उसका सही किया हो उसने, तो यकीन करें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मसला भी सॉल्व होगा, आपकी चीज़ें भी जल्दी हल होंगी। अच्छा, जहाँ तक मैं मतलब जो भी मुल्क के हालात हैं आपके सामने ही हैं सारे, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि यार यहाँ कितने सारे मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, और लोग जो है वो लड़ते हैं आपस में, और बहुत सारे मसाइल हैं। पुलिस, कोई बोलता है यार पुलिस अच्छी नहीं है, कोई बोलता है यार पुलिस अच्छी हो जाए तो ये हो जाए, एजुकेशन आ जाए तो ये अच्छा हो जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर लॉ सब मतलब अगर हमारा सही हो जाए इम्प्लीमेंट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मसले हल हो जाएंगे हमारे। हाँ, कह सकते हैं कि लॉ का बिल्कुल इसलिए कि कानून जहाँ नहीं होता वहीं पर ही मामला ख़राब हुए होते हैं, जहाँ कानून होता है वहाँ पर मामला सही होते हैं। लेकिन ये है कि हमें भी इस कानून से कोई फैसिलिटी हमें भी कहीं ना कहीं मिल रही होती है। हाँ, लेकिन दूसरा एक और चीज़ मैंने देखी कि ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कानून के बारे में, कि क्या चीज़ उनके राइट्स हैं, क्या उनको करना चाहिए। बिल्कुल, लोग इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, जबकि इन लोगों को मालूमात लेनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, सब पता होना चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ पर देते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, जबकि मालूमात लेनी चाहिए। या और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं तो आपको सारी मालूमात तकरीबन अभी क्या सोशल मीडिया पे सर्च करें या कोई वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं या सोर्सेज हैं जहाँ से हम पढ़ सकते पाकिस्तान हैं? लॉ साइट है अपनी वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और पूरे जो भी हमारे लॉ है, पैनल कोड बना हुआ है, कोड्स वाइज सारी चीज़ें लॉ लिखे हुए हैं उसमें भी, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है नेट पे, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको जो थोड़े बहुत मालूमात होनी चाहिए आपको। ज़रा आप अगर किसी से कोई बात करने जाएँ तो आपको पता हो कि लॉ क्या कहता है, आपको इसमें आपको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं और क्या एडवांटेज नहीं मिल सकता। अच्छा, अब आपका जो प्रोफेशन है उसमें लॉ के अंदर आप कह रहे हैं कि आपका शौक़ है, लेकिन फिर भी कभी तो डीमोटिवेट होते होंगे, तो फिर किस तरह आप अपने आप को वापस उठाते हैं कि यार नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है? डीमोटिवेट तो लाजमत इंसान होते हैं हम, जब कोई केस हमारा लगा हुआ होता है और हमारी सोच पर पूरा नहीं उतर रहा होता तो डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन ये है कि लॉ में ना साइड्स बहुत है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ओपन हुआ होता है। तो आप किस तरह अपने आप को कैसे मोटिवेट किस तरह करते हैं? हम अपनी कमज़ोरी को देखते हैं, उसमें हमने क्या कमज़ोरी करी थी जो अब हमें ये कमज़ोरी अपनी दूर करें और अपनी गलती सुधारें, ज़रा दूसरी बार हमारे को ये चीज़ ना देखनी पड़े और हमारा मसला हल हो जाए। सीनियर्स भी हेल्प करते हैं? बिल्कुल, सीनियर्स भी हेल्प करते हैं, बुक्स वगैरह हैं, पाकिस्तान बार की अपनी वेबसाइट है वो, वहाँ से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और सीनियर सीखने का सिलसिला तो सारी ज़िंदगी चलता है, तो मालूमात लेते हैं हम भी और इंशाल्लाह उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो लॉयर बन रहे हैं अभी यंग, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए, आपकी तरफ से? करना चाहिए लॉ में आए या नहीं आए? देखिए, लॉ में अगर आप आ रहे हैं और आना चाहिए आपको, लेकिन ये चीज़ आप सोच के आएँ कि लॉ में अगर आप आ रहे हैं ना तो आप कम से कम 5 साल तो आप ये सोच लें कि आपको कमाने नहीं मिलेगा, आपको किसी सीनियर के पास रख के उससे काम सीखना होगा। 5 साल फिर क्या करेगा वो? 5 साल आप
गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि मैं कमाने लग जाऊंगा, मैं लाइसेंस लेते ही मेरे पास नोटों की बारिश होने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल में आप अपना खर्चा भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। ये जहन में रख के आप लोग करें, इसलिए कि बहुत से वकील बनते हैं, वो वकालत करते हैं और बेचारे बाद में वो बोलते हैं कि यार हमारे पास तो आने का भी खर्चा नहीं है हो रहा ये। तो ये चीज़ों को नज़र रखें कि आपको आते के साथ ही केसेस नहीं मिलना शुरू हो जाते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी साइट नहीं बनी हुई कि आपको तरतीब वाइज केस मिलते हों। हमारे यहाँ जो केसेस मिलते हैं वो अपनी पीआर पे ही मिलते हैं। तो जब पीआर पे मिलते हैं तो लाजमी है, जैसी जैसे आपकी पीआर बढ़ेगी तो वैसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपके ऊपर किसी के अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो वो आप पे भरोसा करके आपको केस दे देगा। लाजमी है तो आपको सीखना होगा, सीखने के बाद आप ये समझ में आते हैं कि आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और कोई और स्किल्स उनको सीखनी चाहिए साथ साथ पढ़ने के, या किसी सीनियर वकील को ज्वाइन करना चाहिए। शुरू से ही कर सकते हैं? नहीं, शुरू से नहीं करें। देखिए, आप अगर वकालत पढ़ लें तो आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें। किसी सीनियर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में आपका कोई लेना देना नहीं है आने का। आपको कोर्ट में बुला के सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में यूज़ किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। इसलिए कोर्ट ना आए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। लास्ट 6 मंथ जब आपके रह जाते हैं या लास्ट ईयर होता है आपका, तो आप कोर्ट आना शुरू करें, किसी सीनियर को हायर करें और फिर जो है सीनियर के पास जाएं, उससे काम सीखें। वो भी ऑफ डे में जाएं या ऑफ टाइमिंग में जाएं। यूनिवर्सिटी उस टाइम भी अपनी मिस नहीं करें। यूनिवर्सिटी के बाद जाएं, अपनी क्लास लेने के बाद किसी सीनियर को ज्वाइन करें, वो भी लास्ट ईयर में ज्वाइन करें। ज़रा आप जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा काम कहाँ से निकलता है। थोड़ी सी पीआर बनी हुई होती है आपकी, वो भी उस टाइम करें। अच्छा, तो दानिश भाई ये कोई रिकमेंडेड कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी यहाँ पर जो आप कहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़? नहीं, अब तो ये हमारा ख़त्म ही हो गया। अब हायर एजुकेशन इस्लामाबाद से डायरेक्ट टेस्ट होते हैं। अच्छा, तो पढ़ते कैसे हैं लोग? लॉ गेट का टेस्ट होता है, पहले लेट होता है, एडमिशन से पहले टेस्ट देना होता है। वो थोड़ा बहुत आपको समझना होता है, वो आपने जो इंटर में तैयारी की हुई होती है उसी से रिलेटेड होता है। कुछ थोड़ा बहुत नया चीज़ें भी होती हैं तो वो आपको मिल जाता है नेट से। लेट में आपको टेस्ट देना होता है। उसके बाद आपके मर्ज़ी होती है, आप कराची में अगर लेना चाहते हैं तो कराची की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर लेट आपने क्लियर किया हुआ है और 45 से ज़्यादा आपकी परसेंटेज है। तो लेकिन वो क्लोज अब कितने पे हो रही है ओपन, वो अलग चीज़ है। कि कोई अगर कॉलेज 60 पे क्लोज कर दे तो वो बात अलग है। इसलिए ये सीट्स के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन वैसे मिनिमम 45 होती है। अच्छा अच्छा। अब 45 पे आपने लेट क्लियर किया हुआ तो आप किसी भी कॉलेज में आके एडमिशन ले लें। उसके बाद आपका जैसे ही LLB क्लियर हो जाता है तो आपको लॉ गेट देना है। लॉ गेट देना है वो आपको जो है कंप्लीट होने के बाद देना। उसके हायर एजुकेशन वो डायरेक्ट लेता है। वो भी कोई ये नहीं कि प्राइवेट इदारा लेता हो, गवर्नमेंट का इदारा लेता है। और पूरे कराची का एक होता है, पूरे पाकिस्तान में हर सिटी का अपना अपना हो रहा होता है। सही सही। तो वो डायरेक्ट वहाँ से वो क्लियर होता है, वहाँ से नोट रिवॉर्ड सर्टिफिकेट इशू होता है, तो ही आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप गेट के बगैर लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। सही। अच्छा दानिश भाई, आपको अगर अप्रोच करना हो कोई लीगल एडवाइस के लिए तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं ऑडियंस को हमारी, अगर अप्रोच करना हो? मेरे मोबाइल नंबर है पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है लियाकताबाद 10 नंबर पे, मेन रोड पे। चलो तो वो मैं काम करता हूँ कि आपसे एड्रेस लेके वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने टाइम दिया। और कोई लास्ट एडवाइस आप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को तो अच्छा। देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आपके साथ अगर कोई भी ज़्यादती हो रही है ना, तो ज़्यादती को बर्दाश्त ना करें। ज़्यादती को बर्दाश्त करके ना आप जो ज़्यादती कर रहे होता है उसको हौसला दे रहे होते हैं। आपके साथ कभी भी कोई धोखा होता है तो अगर आप उसको एक फर्स्ट टाइम में छोड़ देते हैं ना, तो वो दूसरे को उससे बड़ा धोखा देगा। अगर आप उसके साथ फर्स्ट टाइम पे ही तो या कोई अमल करेंगे ना, तो वो कभी भी दूसरे के साथ नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी यही कि हम ज़्यादती बर्दाश्त करते हैं, नहीं करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है और फिर आप देखें लॉ आपको सपोर्ट करेगा। आप कानून के दायरे में रहिए, अपना अमल करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट होगा। आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे मशवरा करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा करें, मैं आपको मशवरा दूंगा। आप प्रॉपर उस पर अमल करें, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करें, ज़रा वो किसी और के लिए फिर बड़ी ज़्यादती ना बन जाए। चलें, बहुत शुक्रिया दानिश भाई,
आपका टाइम देने का, और बड़ी अच्छी एडवाइस दिया आपने। ज़्यादती बर्दाश्त ना करें। और चलें, ये था हमारा आज का एपिसोड। इंशाल्लाह अगले गेस्ट के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।